हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर। आज आपको पढ़ाने वाले हैं 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक से आते हैं सबसे ज़्यादा नंबर का। तो कौन कौन सा टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, है ना। और कैसे हम इसको इंजॉय से पढ़ेंगे, यानी हमको केमिस्ट्री में इंजॉय पैदा करना, यानी पढ़ने में हमको अच्छा लगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 11, सबसे पहले आएगा नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा ओजोनलाइसिस से। चौथा क्वेश्चन आएगा कन्वर्सन से। और पांचवा क्वेश्चन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आज हम इतना डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, देखो नोमेनक्लेचर। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में पढ़ने के तरीका क्या है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझो ध्यान से। सबसे पहले हमको देखते हैं कि कोई कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हमने OH डाल दिए और यहाँ CH3 डाला और यहाँ Cl डाल दिया। एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में क्या है, टोटल कार्बन की संख्या काउंट करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या मैक्सिमम 6 है। और यहाँ OH जो है ये फंक्शन ग्रुप होता है, इसको एल्कोहल कहते हैं। और ये जो Cl है और CH3 है साइड चेन कहलाता है। ये पहचानना जरूरी है कि साइड चेन कौन है ना। तो देखो हमें लॉन्गेस्ट चेन है, यहां से नंबरिंग करेंगे, फंक्शन ग्रुप को मिनिमम कार्बन मिलना चाहिए। 1 2 3 4, यहां से करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पर फंक्शन ग्रुप है। 5 6, लेकिन इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस साइड से काउंट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH जो है 4 नंबर पर, लेकिन इस साइड से करेंगे 3 नंबर पर। किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का मेन हीरो होता है, इसलिए हीरो को हमेशा मिनिमम कार्बन दिया जाता है। तो ये मिनिमम कार्बन हुआ 3 नंबर कार्बन हुआ। तो हमने इस तरह से जो इधर से काउंटिंग है ये गलत काउंटिंग होगा, तो इधर से काउंटिंग नहीं करना है। तो जब भी काउंटिंग करना है इधर से फंक्शन ग्रुप, तो सबसे पहले नाम जब हम लिखते हैं तो नाम लिखने के समय हम इस बात को ध्यान रखते हैं, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम नाम लिखते हैं पेरेंट नेम या साइड चेन। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे और साइड चेन अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे, यानी पहले क्लोरीन आएगा तो क्लोरो कहेंगे, है ना। ये 4 नंबर पर क्लोरीन और 4 नंबर पर CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, लेकिन दोनों 4 पर है, तो लेकिन 4 में क्लोरीन पहले इसलिए क्लोरो कहेंगे। तो सबसे पहले साइड चेन, इसके बाद हम नाम लिखेंगे पेरेंट नेम, है ना। पेरेंट नेम लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं फंक्शन ग्रुप। तो यानी जो टोटल कार्बन की संख्या हुआ 6, तो 6 हो गया पेरेंट, यानी इसी से सब अटैच है, तो पेरेंट हुआ 6 कार्बन एटम। और ये फंक्शन ग्रुप और ये साइड चेन, तीन ही चीज पर है। तो क्या नोमेनक्लेचर का क्या रूल रहने वाला हमेशा है, सबसे पहले जब भी नाम लिखेंगे हम तो साइड चेन, उसके बाद साइड चेन के बाद पेरेंट नेम, उसके बाद फंक्शन ग्रुप, SPF, साइड चेन पेरेंट नेम फंक्शन ग्रुप। साइड चेन हमेशा लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 मिथाइल, मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन, सारा सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, और 3 पर एल्कोहल है तो ई को नहीं लिखते हैं क्योंकि दोनों और भौवेल, ये भी भौवेल और ई भी भौवेल आ जाए, दोनों भौवेल, हेक्सेन में ई आ रहा तो ये इसको हटा देते हैं क्योंकि ये भी भौवेल और ये भी तो एक ही रहता है, इसलिए इसको हटा देते। क्या हो गया? हेक्सेन 3 4 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहां पर OH है और यहां डबल बॉन्ड है और यहां CH3 है और यहां Br है।
देखिए कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, 4 बॉन्ड होना चाहिए, देखिए 4 बॉन्ड है इसमें, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। तो सबसे नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ा 2 नंबर पर आएंगे, तो सबसे पहले इसी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया, साइड चेन पहले लिखेंगे, तो ये ब्रोमीन हो गया 2 नंबर पर, तो 2 ब्रोमो। और क्या हुआ, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 5, लेकिन डबल बॉन्ड 3 नंबर पर है, तो पेंट। 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 2 पर एल्कोहल है तो 2 ओल हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद पेरेंट नेम, डबल बॉन्ड भी, ये भी फंक्शन ग्रुप है, लेकिन मेन फंक्शन ग्रुप, 2 फंक्शन ग्रुप रहते किसी भी कंपाउंड में, एक ही मेन फंक्शन ग्रुप माना जाता है। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, साइड हो गया। ये हुआ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेन 3 इन 2 ओल। क्लियर है। अब हम दूसरा लेते हैं, देखो एक कंपाउंड है, यहां रिंग बन गया, रिंग। तो रिंग जब भी लिखेंगे तो इस रिंग को नाम है, रिंग है तो रिंग को साइक्लो कहा जाता है। इसको साइक्लो वर्ड लगाएंगे पहले, 1 2 3 4 है, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। ये देखिए 1, ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन है, तो ये रिंग हो गया। तो रिंग को सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो वर्ड, और रिंग कितने का है, 5 कार्बन का, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। यानी रिंग भी जब भी लिखेंगे, रिंग रहेंगे तो उसके लिए नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम साइक्लो वर्ड लगाते हैं पेरेंट नेम में। अब देखिए ये कंपाउंड है, ये है। आप एक जानते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये भी समझिए, कई बच्चों को ये लिख देंगे इस तरह, यहां लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे और ये ऐसे लिखेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा इसको ये क्या है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन क्या फॉर्मूला है उसको समझिए। देखो इसे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन दिया हमने। कितने कार्बन दिए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और सब में हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। हमें कार्बन में 4 बॉन्ड बनाना ही होता है, नहीं तो यह स्टेबल नहीं होगा। जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मालूम है कि कार्बन को मिनिमम 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड से ही सेटिस्फाइड होता है। जैसे आप रोटी खाते हैं तब आपका पेट सेटिस्फाइड होगा, या कुछ भी खाना पेट भरेंगे तब आपकी भूख मिटेगी, उसी प्रकार कार्बन का भूख है 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से कम रहेगा, इसका मतलब कार्बन का ये अनस्टेबलाइज्ड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इसको ऐसे मिला दो। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दिए, कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड में दिखा दिए हमने। कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया हम बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको इस लाइन से, ये जो डॉट है, ये कार्बन को इंडिकेट किया जाता है। तो कितने कार्बन हुआ, 1 2, यहाँ ये कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऐसा मत समझिए कि हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन भी है। तो यही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं। क्लियर है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपने समझे। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं और 11 क्लास में फेल ना हो, 11 क्लास में पास हो, है ना। देखिए यहाँ OH है और यहाँ पर ये बॉन्ड है, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम कार्बन चाहिए, तो यहीं से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये साइड चेन हो गया, ये साइड चेन हुआ। साइड चेन कहाँ, 2 नंबर पर, और 2 नंबर कार्बन को, जैसे CH3 है और CH2 2 नंबर कार्बन है, तो इसको इथेन से बन गया इथाइल, ये इथाइल कहलाएगा। यानी CH4 कहेंगे तो मिथेन, लेकिन CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन कम रहेगा, तो मिथेन से कहलाएंगे हम मिथाइल। इसको क्या कहेंगे, मिथेन से हम मिथाइल कहेंगे। ये तो मिथाइल हो गया ये, है ना। क्लियर है। अब इसका नाम लिखेंगे हम, देखिए कितने नंबर पर है,
2 नंबर पर है तो 2 इथाइल, क्या हो गया 2 इथाइल, 2 इथाइल हो गया। अब क्या लिखेंगे हमने, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, हेक्स माने 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिखेंगे और फंक्शन ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं तो कितना पर है 1 पर है तो 1 ओल लिखेंगे। 2 इथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, ये क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन आपका पेपर में रहना ही नोमेनक्लेचर से, तो ये आप समझ गए। अब दूसरा देखिए, इसे ये क्वेश्चन है, ये बेंजीन है, बेंजीन है और बेंजीन में यदि OH लग जाए तो क्या कहेंगे इसको, इसको फिनोल कहा जाता है। और बेंजीन में अगर OH की जगह पर NH2 लग जाए तो इसको एनिलीन कहा जाता है। ये ऑलरेडी आईयूपैक नेम भी है, अब सही से हमने इसको हम यहाँ लिख दें, है ना, यहाँ पर हमने Br कर दें तो क्या करेंगे 1 2 3, 3 ब्रोमो एनिलीन हो गया, ये हो गया 3 ब्रोमो एनिलीन, ये फिनोल हो गया, यानी हमारा ये पूरा एनिलीन कहलाता है, जैसे फिनोल है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये फिनोल है, यहाँ पर हम CH3 डाल दें और यहाँ पर हम Br डाल दें, यहाँ पर हमने Cl डाल, तो यहाँ ये फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अल्फाबेटिकली पहले Br आएगा तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल और ये क्या कहलाएगा फिनोल। समझ में आई, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, ये पूरे को हमने फिनोल कर दिए, है ना। तो इस तरह से हम, इसके बाद और देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ OH है और यहाँ NO2 है, यहाँ Br है और यहाँ CH3 है। देखिए हमारा फंक्शन ग्रुप कहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो क्या हो गया, पहले ब्रोमीन आएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले M की पहले N आएगा, MN, इसीलिए सबसे पहले 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो और पूरे को क्या कहेंगे फिनोल, तो क्या नाम लिखेंगे हमको हम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो और क्या लिखेंगे पूरे को फिनोल। क्लियर है, इस तरह से हमने नोमेनक्लेचर समझ में आया। और भी नोमेनक्लेचर है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताया। एक और है, देखो ध्यान से, एक कंपाउंड है, कई हमको फंक्शन ग्रुप डाल दिए हमने, देखिए हमने डाल दिए, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड डाल दिए, यहाँ हमने OH डाल दिए और यहाँ हमने कीटोन डाल दिए और यहाँ हमने Br डाल दिए, 3 फंक्शन ग्रुप है ना। देखो ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप। कई बार पूछता है किस कंपाउंड में कितने फंक्शन ग्रुप है, ऐसे भी पूछते हैं। तो देखिए ये CHO है तो एल्डिहाइड हो गया और ये OH अल्कोहल है, कीटोन, 3 फंक्शन ग्रुप है। तो तीनों फंक्शन ग्रुप में ये जो है एल्डिहाइड को मेन फंक्शन ग्रुप बनाया जाता है, एल्डिहाइड जो है मेन फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन ये हो गया, मेन फंक्शन ग्रुप ये है, मेन फंक्शन ग्रुप। कैसे समझेंगे, एक बुक में आपको सीनियरिटी टेबल दिया हुआ है कि किसको फंक्शन ग्रुप, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो मेन फंक्शन ग्रुप वो है, तो उसका एक सीरीज दिया हुआ, उस ऑर्डर को आप आज, तो मेन फंक्शन ग्रुप है। तो मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए Al लिखेंगे, लेकिन ये मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये है साइड फंक्शन ग्रुप। किसको कहेंगे हम, सबको हम साइड चेन कहेंगे, साइड चेन में कर लेंगे। तो ये अल्कोहल को साइड चेन में हाइड्रोक्सी कहा जाता है और कीटोन को ऑक्सो कहा जाता है, और ब्रोमीन तो साइड चेन है तो ब्रोमो हो गया। तो क्या नाम हो गया, अब इसका नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 3 ब्रोमो, इसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, इसके बाद 4 ऑक्सो, इसके बाद कितना कार्बन है 5, तो पेंटेनल। क्लियर है ना, पेंटेनल होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 नहीं, पहले सबसे ब्रोमीन आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा
3 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी पहले अल्फाबेटिकली पहले O आएगा कि पहले H आएगा? पहले क्या आएगा? O आएगा। ABCDEFGH पहले H आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद O आएगा। तो क्या हुआ? 3 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी और क्या आएगा? 4 ऑक्सो। और कितना कार्बन है? टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंटेनल हो गया। पेंटेनल क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने नोमेनक्लेचर को खत्म किया। और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो फिर हमारा वीडियो, दूसरा जो वीडियो आएगा उसे आप देखिए। यानी नोमेनक्लेचर में क्या सीखा हमने ये सीखा सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद पेरेंट नेम, उसके बाद फंक्शन ग्रुप। बस यही है SPF, ये याद रखें। साइड चेन हमेशा अल्फाबेटिकली, पेरेंट में लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या, और फंक्शन ग्रुप आप जानते ही हैं। अब हम पढ़ेंगे फिशन ऑफ बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? फिशन ऑफ बॉन्ड। तो फिशन ऑफ बॉन्ड में जैसे ये CH3 है और यहाँ CH3 है, ये दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड है। यदि हम इसको हमने Hν एनर्जी दें या हीट दें, तो हीट क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग से बना है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो सेम है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो क्या बन गया? CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फिर CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसलिए इसका नाम होगा फ्री रेडिकल। क्या नाम इसका? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैसे बना? फ्री रेडिकल बना जब हम हिट किए तो बॉन्ड टूट गया और दोनों सेम कार्बन है, तो ऐसे फिशन को हम कहेंगे होमोलाइसिस फिशन, यानी होमोलाइटिक हुआ। होमोलाइटिक में हमेशा फ्री रेडिकल बनता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जो कार्बन है दूसरा वही कार्बन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, होमोलाइटिक फिशन, यानी हमने केमिस्ट्री में 2 ही चीज बनेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ना और दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और कुछ नहीं है। देखिए H है, यहाँ H है, फिर इसको हमने हिट दिए, क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो क्या बन गया? फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो बन गया फ्री रेडिकल। फिर दूसरा क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, इसको भी हिट दिया, ये भी बॉन्ड को तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, तो क्या बना? फिर बन गया फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री रेडिकल बना। तो जब भी होमोलाइटिक फिशन होगा, पूछेगा ये फ्री रेडिकल बना तो कौन सा फिशन होगा, क्वेश्चन आएगा, तो इसको कहेंगे होमोलाइटिक फिशन। तो होमोलाइटिक जब फिशन होगा या होमोलाइसिस होगा तो क्या करेंगे? हम फ्री रेडिकल बनेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आएगा पहले कि कई टाइप के फ्री रेडिकल बनते हैं, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा फ्री रेडिकल, यानी कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। देखिए एक कार्बन ये है, नंबर ऑफ कार्बन एटम समझिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो ये एक कार्बन से अटैच है, तब इसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये कार्बन इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, इधर से भी, तो 4 से अटैच हुआ, तब इसको हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसको कहेंगे हम 3 डिग्री कार्बन एटम। तो यानी डिग्री जब दिया गया है तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उस बात पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो अभी आप लोगों के ऊपर पेपर है, कई बच्चे को हो भी गया होगा और कई बच्चे को हो रहे होंगे, तो डर को जीत में बदलना है, यानी डरना नहीं है। देखिए ये CH3 है और ये भी CH3 है और ये भी CH3 है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
तो देखो फ्री रेडिकल बन गया। लेकिन 3 कार्बन से अटैच है तो क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। लेकिन ये जो है 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया फ्री रेडिकल। और ये एक भी कार्बन से अटैच नहीं है तो 0 डिग्री। अब इसमें पूछेगा इसको A मानो, इसको B, इसको C और इसको D। तो पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस कार्बन के साथ ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन देगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें 3 हाइड्रोजन का 3 हाइपर कंजुगेशन, फिर 3 हाइड्रोजन का 3, तो टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन होगा। याद रखिए जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है उतना ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कितना हुआ, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। तो ऑर्डर क्या हुआ फ्री रेडिकल का, सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। यही है स्टेबिलिटी। यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लियर है कि स्टेबिलिटी डिपेंड करता है डिग्री पर। उसी प्रकार यदि यहाँ पर हटा दें, पॉजिटिव चार्ज कर दें, ये पॉजिटिव चार्ज कर दिए तो कार्बोकेटायन बन गया, तो ये इसमें भी सेम ऑर्डर होगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों सेम होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव, या बीच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल, या बीच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा। तो यही याद रखना है। लेकिन यदि यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाए, यानी एनायन बन जाए, एनायन, जब एनायन बन जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। जब एनायन बन जाए तो उल्टा हो जाता है, तब हो जाएगा 0 डिग्री से। क्यों? एनायन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो रिपल्सन पैदा होता है। यहाँ रिपल्सन पैदा होता है, वहां हाइपर कंजुगेशन होता है, तो रिपल्सन होने तो स्टेबिलिटी घट जाती है, इसलिए एनायन में उल्टा केस हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। एनायन के केस में होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन देंगे। क्लियर हो गया? अभी हमने फिशन और बॉन्ड पर है, उसके पहले नोमेनक्लेचर पर है। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कैसे हम पहचानेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। अभी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप 11th क्लास में अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएंगे, लेकिन हम वैसा भी पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो अभी आप अधिक से अधिक नंबर देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि H+ पर डिपेंड करते। H+ एसिड को बताता है, आप जानते हैं, और OH- बेस को बताता है। H+ किसको बताता है? एसिड को। और OH- क्या बताता है? बेस को बताता है। एसिड को स्ट्रेंथ नापने के लिए हम pH लेते हैं, है ना। pH इक्वल टू होता है -log H+ आयन, यानी H+ आयन का वैल्यू बढ़ेगा तो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, तो pH का वैल्यू घटेगा। जब pH का वैल्यू घटे, क्योंकि नेगेटिव में है ये बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू घटेगा, pH का वैल्यू घटेगा तो H+ आयन का पावर बढ़ेगा, और जब H+ आयन का पावर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या देते हैं? pH देखते हैं, है ना। pH का वैल्यू घटेगा तो H+ आयन का, क्योंकि माइनस में है तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये नियम याद हो गया। pH इक्वल टू -log H+ आयन। H+ का कंसंट्रेशन कैसे भी बढ़ेगा तो हमको pH का वैल्यू घटेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि एसिड को हम मापते हैं, pH से मापते हैं। क्लियर है? ओके, अब ध्यान समझिए। देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखिए है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिए और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो एक चीज याद रखिए, जब भी सिंगल बॉन्ड है
तो सिंगल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है, यानी इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड सारा, डबल बॉन्ड नहीं है, तो जब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जब डबल बॉन्ड वाला होगा तब क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड ये भी डबल बॉन्ड तो ये भी sp2 हुआ, और ये सिंगल बॉन्ड है तो फिर sp3 हो गया, सिंगल बॉन्ड sp3 हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है ये तो क्या हो गया है, sp हो गया, ट्रिपल बॉन्ड sp हो गया। तो sp होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी s कैरेक्टर घटेगा। sp में देखिए sp है, sp का मतलब मान लीजिए 100 है, 100%, ये 100%, ये कितना परसेंट हुआ, 50% हो गया, ये कितना 50% हो गया। तो कहता है s कैरेक्टर बढ़ेगा, ये sp3 है, sp3 में ये 100% मानो तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। यानी sp याद रखिए कि s कैरेक्टर बढ़ता है, s कैरेक्टर बढ़ता है तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, sp, क्योंकि s कैरेक्टर 50% है, इसके बाद sp2, इसके बाद sp3। याद रखें ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का उधर, sp जहां होगा उसका ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद sp2 होगा, उसके बाद sp3 होगा। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अब ध्यान समझिए, ये क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया। अब इसे दूसरा एग्जांपल में देखिए, ये क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन, मोस्ट एसिडिक है, ये क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक है, ये CH4 है, दूसरा क्या है C2H6 है, तीसरा क्या है, तीसरा है C ट्रिपल बॉन्ड H है, और चौथा है ये C डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें क्वेश्चन है, अब इसमें आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो एस कैटेगरी, देखो इसमें सबसे ज्यादा sp है, ऐसी पहचान लो, देखो ये sp2 है, और इसमें तो sp3 होगा, इसमें भी sp3 होगा, तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में, इसमें है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये। अब ये क्वेश्चन आ गया तो आसानी से पहचान लेंगे हमने कि कौन सा एसिडिक है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ता है, क्यों, एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, जैसे ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों खींचेगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेना, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा एसिडिक कौन है। देखिए ये है कंपाउंड है, ये देखिए ये COOH है, ये कंपाउंड है, ये एसिड है, और यहाँ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है ना। जब ये फ्लोरीन है, ये कंपाउंड है, तो पूछेगा ज्यादा एसिडिक कौन है। देखिए फ्लोरीन है तो मोस्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो ये इधर से खींचेगा, H प्लस जल्दी दे देगा। तो H प्लस वाला ये जो OH का बीच के जो बॉन्ड है बहुत वीक बॉन्ड है, तो बहुत फास्ट टूटेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ा दीजिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए। यानी आप यदि बहुत धनवान आदमी है, लेकिन आप 10-12 आपका गरीब दोस्त है, तो आपके पूरे धन को खींच लेगा और आपको क्या बना देगा, गरीब बना देगा। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों से दोस्ती कीजिए, तो क्या करेंगे, आप उसके धन को खींच लेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। कितना आसान फॉर्मूला है। यहाँ देखो, इसको तोड़ना है तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ला दो, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यदि आपको अमीर बनना है तो क्या करें, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना है, तो यहाँ खींचने वाले की जगह क्या दे दो, देने वाला दे दो। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखना है CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कि कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। देखिए कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है,
कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन, इसका भी खींच लेगा, तो कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन क्या करेगा, इसको देगा। जब इसको देगा तो ये क्या करेगा, ये इसको देगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको देगा। यानी यदि आपने अमेरिका से पैसा खींचा है, इंडिया में फैक्ट्री लगाया है और आप इंजीनियर बनकर उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपकी तनख्वाह क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पैसा आ रहा अमेरिका से और उसमें आप काम कर रहे तो आपको मिल रहा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको दे रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की संख्या बढ़ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या किया, बढ़ा दिया। यानी एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए दो चीज देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है और दूसरा क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या नहीं। जैसे क्वेश्चन ये है, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये 12th क्लास के बोर्ड में भी पूछता है और आपके भी क्लास में पूछेंगे। क्या पूछेंगे, ध्यान समझिए। ये है बेंजीन रिंग और यहां पर लगा है OH और यहां लगा दिया है NO2 और यहां लगा दिया है NO2, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है बेंजीन रिंग है, यहां है OH और यहां लगा दिए हैं CH3 और यहां लगा दिए हैं CH3। तो पूछेगा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखिए NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ये भी खींचने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो ये खींचेगा, फिर ये इधर से खींचेगा तो ये बॉन्ड जल्दी कमजोर हो गया ना, तो H+ ज्यादा निकल गया, क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ ये बढ़ गया। लेकिन ये देने वाला ग्रुप है, ये भी देने वाला ग्रुप, इधर मिलेगा इधर, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, तो H+ क्या करेगा, कम निकलेगा ना, तो क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। तो यदि A और B में कहें तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है और ये कम है ना, तो क्लियर हो गया ना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएगा, दूसरा मैंने फ्यूजन और बॉन्ड से बता दिया, तीसरा हमने बता दिया नोमेनक्लेचर, और अब मैं बता रहा हूं कन्वर्सन बता रहा हूं, ओजोन लाइसिस। एक क्वेश्चन आता है ओजोन लाइसिस से बार बार आता है, तो ओजोन लाइसिस का क्वेश्चन समझिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम यहीं तक कवर करेंगे, ओजोन लाइसिस तक ही, और आप इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो भी अच्छा करे। यदि आप चाहते हैं कि वो भी, उसको भी समझ में आए, उसको भी मेरी वीडियो कुछ बेनिफिट दे, तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, ना कि आप देख लीजिए और आप अधिक नंबर ले आए और दूसरे को बताए नहीं, तो ये करना ठीक नहीं है। हमें याद है कि जब मैं पढ़ता था तो हम जो सीखते थे वो दूसरे को सिखाते थे और जो दूसरे सीखते थे मुझे सिखाते थे, इससे ज्ञान का ट्रांसफर होता था, जो उसको आता था मुझे मिल जाता था, जो मुझे आता था उसको मिल जाता था, तो हम दोनों को एनर्जी बच जाती थी। इसलिए आप एनर्जी सेवर बनिए। देखिए ध्यान से, अब हम क्या पढ़ेंगे, ओजोन लाइसिस। देखिए ये CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है। ये एल्कीन में हम ओजोन से रिएक्शन करें, ओजोन क्या है, O3 ओजोन कहते हैं। जब ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो ओजोन इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, आप समझिए डबल बॉन्ड को टूट गया, तो डबल बॉन्ड टूट गया तो अलग हो गया ना, ये जब डबल बॉन्ड को टूट गया ये, और ये ओजोन आके अटैच हो गया। क्यों अटैच हो गया, क्योंकि ओजोन बहुत ही रिएक्टिव है। ओजोन लेयर जब टूटता है तो बहुत सारा चीज, इस धरती पर अल्ट्रा वायलेट रे आता है, तो ओजोन ने क्या किया, उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये कंबाइन कर गया तो बच गया ओजोनॉइड। लेकिन इसके बाद तुरंत ये जिंक और प्लस H2O से रिएक्शन करता है, तो जब जिंक और H2O डालते हैं तो ये बॉन्ड फिर टूट जाता है और ये इधर टूट जाता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है। सिंपल है, तो H2 के साथ जाएगा तो H2O2 बन गया, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनते, यही याद रखना है। क्या याद रखना, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और एक H तो है ही है, तो बन गया एल्डिहाइड। अब देखिए इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, तो 2 एल्डिहाइड बन गया।
तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसे पूछेगा, और दूसरा देगा कि ये प्रोडक्ट से ही कंपाउंड क्या है, एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ध्यान से, दो क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक तो वो जो लाइसिस पूछेगा और दूसरा वो जो लाइसिस जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का पेरेंट क्या था। तो बड़ा आसान है, जैसे क्वेश्चन दे हमने, ये देखिए क्वेश्चन है, ये है CH3 है और यहाँ CH3 है, और ये वो जो लाइसिस का एक प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट ये है, ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड है, और ये है वो जो लाइसिस का प्रोडक्ट है, नहीं सॉरी ये प्रोडक्ट है, H है और C डबल बॉन्ड OH है, ये वो जो लाइसिस का प्रोडक्ट है। तो पूछेगा कि पेरेंट कंपाउंड क्या है, तो जहां ऑक्सीजन दोनों है, जहां डबल बॉन्ड, इन दोनों को अटैच कर दीजिए, किससे, डबल बॉन्ड से। तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 डाल दीजिए, बस एक प्रोडक्ट, यही इसका पेरेंट कंपाउंड हो गया। फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर यही बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वो जो लाइसिस को कवर किया। तो आज हम इतना ही रखेंगे, तो आप हमेशा देखते रहिए केमिस्ट्री टेल्स और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ओके।